हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्रीमती मीरा गुप्ता, सह आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। विद्यार्थियों, राष्ट्रीय आय समानिकाओं के इस दूसरे भाग में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हम पिछले वीडियो लेक्चर में नेशनल इनकम आइडेंटिटीज के 2 सेक्टर मॉडल के अंतर्गत हम राष्ट्रीय आय समीकरणों की चर्चा कर चुके हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम 3 सेक्टर मॉडल और 4 सेक्टर मॉडल के अंतर्गत नेशनल इनकम आइडेंटिटीज की चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, हम पिछले वीडियो लेक्चर में 3 सेक्टर मॉडल के आय के चक्राकार प्रवाह को देख चुके थे। हम इस 3 क्षेत्रीय मॉडल में घरेलू, व्यापारिक तथा सरकारी क्षेत्र ले रहे हैं और हम ये भी मान के चल रहे हैं कि उत्पादन व्यापारिक क्षेत्र में हो रहा है तथा उत्पादन के समस्त साधनों की आपूर्ति घरेलू क्षेत्र व्यापारिक क्षेत्र को कर रहा है और उसके बदले में घरेलू क्षेत्र आय के रूप में प्रतिफल प्राप्त कर रहा है और वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन से व्यापारिक क्षेत्र को होने वाली आय या तो घरेलू क्षेत्र को चली जाती है अथवा परोक्ष कर के रूप में सरकार को चली जाती है, क्योंकि हम यहाँ 3 सेक्टर मॉडल की चर्चा कर रहे हैं और घरेलू क्षेत्र को प्राप्त आय अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च होती है और कुछ प्रत्यक्ष कर के रूप में सरकार को चली जाती है, कुछ आय घरेलू क्षेत्र के द्वारा बचा ली जाती है। और हम सरलता के लिए यह मान लेते हैं कि सरकार का बजट संतुलित है और सरकार को व्यापारिक क्षेत्र से परोक्ष कर के रूप में तथा घरेलू क्षेत्र को से प्रत्यक्ष कर के रूप में जो कुछ भी आय प्राप्त होती है वह सरकारी क्रय पर व्यय कर दी जाती है। तो इस प्रकार 3 क्षेत्रीय मॉडल में हमारे 3 सेक्टर हैं अर्थव्यवस्था के: घरेलू क्षेत्र, व्यापारिक क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र। विद्यार्थियों, त्रिक्षेत्रीय मॉडल की समीकरणों को हम इस प्रकार देख सकते हैं। यहाँ आपको पहली आइडेंटिटी के रूप में आपको दिखाया हुआ है कि GNP इज आइडेंटिकली इक्वल टू C प्लस G प्लस IGF प्लस डेल्टा INV। यहाँ पर विद्यार्थियों जो 3 सेक्टर मॉडल है वह बेसिकली C प्लस I प्लस G के रूप में GNE को व्यक्त करता है, क्योंकि जो आय है वह या तो निजी उपभोग पर व्यय होगी या विनियोग पर व्यय की जाएगी या सरकारी व्यय के रूप में होगी। यानी C प्लस I प्लस G के रूप में व्यय होगा। और विद्यार्थियों, यहाँ पर मैंने I के 2 पार्ट किए हुए हैं। यहाँ पर IGF प्लस डेल्टा INV। यहाँ IGF सकल स्थिर विनियोग है और INV स्टॉक में परिवर्तन है। हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को IG से सूचित कर रहे हैं। तो हमारी अगली समीकरण के रूप में है GNP इज इक्वलेंट टू C प्लस I प्लस G, क्योंकि जैसा कि हम बता चुके हैं IG इक्वल टू IGF प्लस डेल्टा INV। विद्यार्थियों, हमने पिछली बार भी देखा था कि यदि GNP में से डेप्रिसिएशन को घटा दें तो NNP हमें प्राप्त होगी। तो 3 सेक्टर मॉडल में भी NNP इज इक्वलेंट टू GNP माइनस D, ये दूसरी समीकरण है। फिर आप इसको इस रूप में देख सकते हैं, तीसरी समीकरण के रूप में NI मीन्स नेशनल इनकम इज इक्वलेंट टू GNP माइनस D माइनस I
बी टी। यहाँ पर हमने आई बी टी घटाया है, यानी आई बी टी क्या है विद्यार्थियों? परोक्ष व्यापारिक कर है, अप्रत्यक्ष व्यापारिक कर है, इनडायरेक्ट बिजनेस टैक्सेज। तो एन आई इज इक्वलेंट टू एन एन पी माइनस आई बी टी। ये आपकी अगली समीकरण नंबर 4 है। अब विद्यार्थियों समीकरण 1 को समीकरण 3 में रखने पर, ये आपका समीकरण 1 है, इसको समीकरण 3 में इसमें रखने पर आप देख सकते हैं एन आई इज इक्वलेंट टू सी प्लस जी प्लस आई जी एफ प्लस डेल्टा आई एन बी माइनस डी माइनस आई बी टी। तो इस प्रकार यह आप समीकरण नंबर 5 हमें प्राप्त होती है। बहुत सरल तरीके से आपको ये समझाया जा रहा है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। विद्यार्थियों आय तथा उत्पाद के बीच के संबंध को हम इस प्रकार भी व्यक्त कर सकते हैं, जिसको समीकरण नंबर 6 में दर्शाया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं डी आई इज इक्वल टू एन आई माइनस पाई टी माइनस पी टी माइनस एस आई सी माइनस पाई यू प्लस टी आर। ये समीकरण नंबर 5 है, या इसको हम कह सकते हैं कि डिस्पोजेबल इनकम बराबर है राष्ट्रीय आय, उसमें से घटाएंगे पाई टी यानी व्यक्तिगत कर माइनस पी टी लाभ पर कर माइनस एस आई सी सामाजिक बीमा अंशदान माइनस पाई यू अवितरित लाभ प्लस टी आर ट्रांसफ़र पेमेंट्स। मैंने सारे नोटेशंस यहाँ लिखे हुए हैं। तो डिस्पोजेबल इनकम प्राप्त करने के लिए, व्यय योग्य प्राप्त करने के लिए नेशनल इनकम में से हम व्यक्तिगत कर, लाभ पर कर, सामाजिक बीमा अंशदान और अवितरित निगम लाभ जो हैं उसको घटाते हैं और हस्तांतरण भुगतान को जोड़ते हैं। तो हमारी अगली समीकरण है S इज इक्वलेंट टू डी आई माइनस सी, यानी जो बचत है वह व्यय योग्य आय में से उपभोग को घटाने से प्राप्त होती है। विद्यार्थियों अब हम अगली समीकरण एस्टैब्लिश करने के लिए जो डिस्पोजेबल इनकम जो कि हमने इक्वेशन नंबर 5 में दिखाया हुआ है, हम डिस्पोजेबल इनकम की जगह जो इक्वेशन नंबर 6 का जो दाईं तरफ का पार्ट है उसे हम डिस्पोजेबल इनकम की जगह हमने रख दिया, जो कि आपको ब्रैकेट में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ये समीकरण नंबर 8 है कि S इज इक्वलेंट टू ब्रैकेट में जो सारी मद हैं एन आई माइनस पाई टी माइनस पी टी माइनस एस आई सी माइनस पाई यू प्लस टी आर, जो कि डिस्पोजेबल इनकम को व्यक्त कर रही हैं, माइनस सी। अब हमने पक्षांतरण करके एन आई को बाईं तरफ लिया हुआ है समीकरण नंबर 9 में। आप यहाँ देख सकते हैं कि S यानी सेविंग प्लस पाई टी प्लस पी टी प्लस एस आई सी प्लस पाई यू माइनस टी आर प्लस सी इज इक्वल टू नेशनल इनकम। ये हमने नेशनल इनकम प्राप्त की है यहाँ पर। अब समीकरण नंबर 5 और समीकरण नंबर 9 के आधार पर हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा समीकरण नंबर 5 है, आप इधर देखिए, समीकरण नंबर 5 हमें बताता है एन आई इज इक्वलेंट टू सी प्लस आई जी एफ डेल्टा आई एन बी माइनस डी माइनस आई बी टी। तो ये एन आई के इक्वलेंट है, एन आई इक्वल
इज इक्वल टू ये सारी टर्म्स, इनको यहाँ हमने NI के बराबर रख दिया है और जो समीकरण नंबर 9 की टर्म्स हैं उनको अरेंज कर दिया है। तो हमारा अगला समीकरण हो गया C प्लस जी प्लस आई जी एफ प्लस डेल्टा आई एन बी माइनस डी माइनस आई वी टी इज इक्वल टू C प्लस एस प्लस पाई टी प्लस पी टी प्लस एस आई सी प्लस पाई यू माइनस टी आर। विद्यार्थियों, अब हम दोनों तरफ C हटा दें। दोनों तरफ C कॉमन है इसलिए हमने दोनों तरफ C को हटा दिया है। तो आप समीकरण नंबर 10 में आप देख रहे हैं G प्लस आई जी एफ प्लस डेल्टा आई एन बी माइनस डी माइनस आई बी टी इक्वल टू एस प्लस पाई टी प्लस पी टी प्लस एस आई सी प्लस पाई यू माइनस टी आर। अब हमने इन टर्म्स को और रीअरेंज कर दिया है, पक्षांतरण कर दिया है हमारी अगली समीकरण को प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में आप दोनों तरफ की टर्म्स को दाईं तरफ से बाईं तरफ, बाईं तरफ से दाईं तरफ ले जाएंगे तो उसमें जो प्लस या माइनस का जो निशान है वह बदल जाता है, आप जानते ही हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आई वी टी प्लस पाई टी प्लस पी टी प्लस एस आई सी माइनस जी आर माइनस जी माइनस टी आर इज इक्वल टू आई जी ए प्लस डेल्टा आई एन बी माइनस डी माइनस पाई यू माइनस एस। ये समीकरण नंबर 11 में दिखाया गया है। और यहाँ पर जो एस पी मैंने इन टर्म्स के लिए यूज किया है, आई बी टी प्लस पाई टी प्लस पी टी प्लस एस आई सी माइनस जी माइनस टी आर। हमने इसको एस पी से डिनोट किया है। तो एस पी इक्वल टू आई जी एफ माइनस प्लस आई एन बी माइनस डी माइनस पाई यू माइनस एस। विद्यार्थियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं समीकरण नंबर जो 11 है, जहाँ पर ये ब्रैकेट वाली टर्म्स हैं, ये गवर्नमेंट के लिए प्राप्ति है और जी और माइनस टी आर ये जो हैं गवर्नमेंट के व्यय साइड है, व्यय पक्ष है। तो इनका जो डिफरेंस है उसको एस पी से डिनोट किया है, सरकारी आधिक्य के रूप में लिया है। तो सरकारी आधिक्य एस पी इक्वल टू आई जी एफ प्लस डेल्टा आई एन बी माइनस डी माइनस पाई यू माइनस एस। अब हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, पक्षांतरण करके भी हम इसको लिख सकते हैं आगे। आई जी एफ और डेल्टा आई एन बी बराबर है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, दैट इज आइडेंटिकल इक्वल टू डी प्लस पाई यू प्लस एस पी। कहने का मतलब ये है कि जो सरकारी आधिक्य है और जो एस है सेविंग है और जो पाई यू जो कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड टैक्स है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, पाई यू और डेप्रिसिएशन, ये जो हैं वह ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के बराबर है। विद्यार्थियों, तो हमने यहाँ पर राष्ट्रीय आय समीकरणों को विकसित करने की कोशिश की है त्रिक्षेत्र मॉडल के लिए। राष्ट्रीय आय में त्रिक्षेत्रीय मॉडल में जो त्रिक्षेत्रीय मॉडल की जो महत्वपूर्ण समीकरण है, हम उसको इस रूप में देख सकते हैं आगे
तो द्विक्षेत्रीय मॉडल में हमने देखा था C+S इज इक्वलेंट टू GNP दैट इज इक्वलेंट टू C+I, यानी जो GNP है वो GNI के बराबर और GNE के बराबर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये। त्रिक्षेत्रीय मॉडल में क्या स्थिति होगी विद्यार्थियों? त्रिक्षेत्रीय मॉडल में 3 सेक्टर अर्थव्यवस्था के व्यावसायिक फर्म, घरेलू क्षेत्र और सरकार। तो त्रिक्षेत्रीय मॉडल की जो समीका होगी वह होगी C+S+T इज आइडेंटिकल टू GNP दैट इज इक्वलेंट टू C+I+G, क्योंकि जो राष्ट्रीय आय है, जो GNP है, वह या तो उपभोग पर व्यय होती है या विनियोग व्यय होती है या सरकारी व्यय के रूप में होती है व्यय पक्ष से, और जो आय है या तो उसका उपभोग किया जाता है या उसको बचाया जाता है या सरकार को कर के रूप में दे दी जाती है। तो C+S+T आय पक्ष है, C+I+G व्यय पक्ष है, और यह GNP के बराबर हैं, यानी GNI इज इक्वलेंट टू GNP दैट इज इक्वलेंट टू GNE। 3 सेक्टर मॉडल केस है ये। तो अब इसमें हम दोनों तरफ C को हटाने पर हमारी आइडेंटिटी बन जाती है S+T इज इक्वलेंट टू I+G। ये बहुत ही महत्वपूर्ण समानिका है त्रिक्षेत्र मॉडल की। विद्यार्थियों, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं S प्लस ब्रैकेट में T-G इज इक्वलेंट टू I। यहाँ पर देखिए विद्यार्थी, देखिए आप कि S निजी बचत है, T-G सरकारी बचत है, और यह निवेश के बराबर है। तो विद्यार्थियों, यदि सरकारी बजट संतुलित है, यानी सरकार को प्राप्त होने वाली कर प्राप्ति T-G के बराबर है, तो T-G इक्वल टू 0 होगा, और उस केस में S इज इक्वलेंट टू I होगा। लेकिन यदि T-G 0 नहीं है, या तो T ग्रेटर देन G है या T लेस देन G है, उस केस में S I के इक्वलेंट नहीं होगा। विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको एक बात और बता दूँ मैं कि हमारी जो त्रिक्षेत्रीय मॉडल की जो समानिका है S+T इज इक्वलेंट टू I+G। अब यहाँ पर हम इसको इस रूप में लिखते हैं समानिका को G माइनस T इक्वल टू S माइनस I। जो हमारी I+G इज इक्वलेंट टू S माइनस T जो समीका है, उसको हम इस रूप में लिख दें। तो आप देख सकते हैं कि G माइनस मैंने T किया है और S माइनस I किया है, पक्षांतरण किया है इस समीका नंबर 14 में। तो अब यहाँ पर देखिए विद्यार्थी, यदि G ग्रेटर देन T होगा, G क्या है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, T गवर्नमेंट रिवेन्यू है, टैक्स रिवेन्यू है। यदि G ग्रेटर देन T है तो S ग्रेटर देन I होगा, और इस केस में क्या होगा? जो सरकारी व्यय है उसकी प्राप्तियों से ज़्यादा है, सरकार की प्राप्तियों से ज़्यादा है, और इस केस में जो निजी विनियोग है वह घरेलू क्षेत्र की बचत से कम है। कहने का मतलब क्या है कि सरकार का व्यय अधिक है, सरकार उधार ले रही है, G ग्रेटर देन T है, गवर्नमेंट बोरोइंग्स हैं, तो उस केस में जो गवर्नमेंट बोरोइंग्स हैं होने पर जो निजी निवेश है वह S से कम है, यानी S ग्रेटर देन I है। आप इसको ऐसे समझिए
कि जी ग्रेटर देन टी होने पर गवर्नमेंट बोरोइंग्स होंगी, गवर्नमेंट बोरोइंग्स होने पर निजी निवेश व्यय एस से कम होगा, और उस केस में जो सरकारी उधार है जो निजी निवेश को कम कर रहा है उसे हम कहते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट, यानी गवर्नमेंट बोरोइंग्स हैं वो निजी निवेश को कम कर देती हैं। तो यहाँ ये बात भी आपको ध्यान रखने की है कि जब संतुलित बजट है T माइनस जी इक्वल टू 0 है, उस केस में S इक्वलेंट टू I होगा। विद्यार्थियों, ये त्रिक्षेत्रीय मॉडल की समानिका हैं, बहुत महत्वपूर्ण समानिका हैं। अब हम 4 सेक्टर मॉडल पर आते हैं। 4 सेक्टर मॉडल को हम ओपन इकोनॉमी मॉडल कहते हैं। इस स्थिति में अर्थव्यवस्था के 4 क्षेत्र हैं: घरेलू क्षेत्र, व्यापारिक क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र और विदेशी क्षेत्र। विदेशी क्षेत्र फॉरेन सेक्टर, इसमें निवेश के हम 2 भाग कर सकते हैं: घरेलू निवेश और विदेशी निवेश, ID और IF। IF का मतलब यहाँ पर है X माइनस M। X एक्सपोर्ट है, M इम्पोर्ट है। तो 4 सेक्टर मॉडल में जो हमारी आइडेंटिटी है वह है GNP इज इक्वलेंट टू C प्लस G प्लस ID प्लस IF दैट इज इक्वलेंट टू C प्लस S प्लस T। आप इसको देखिए, मैं अंडरलाइन कर रही हूँ। GNP इज इक्वलेंट टू C प्लस I प्लस IF एंड ID प्लस दोबारा बोल देती हूँ उसको। GNP इज इक्वलेंट टू C प्लस G प्लस ID प्लस IF दैट इज इक्वलेंट टू C प्लस S प्लस T। अब दोनों तरफ C हटाने पर हमारी आइडेंटिटी बन जाती है ID प्लस IF प्लस G, ये इक्वल है S प्लस T के। और IF की जगह अगले स्टेप में मैंने X माइनस M लिखा हुआ है ब्रैकेट में, बाकी सब यथावत है। तो हमारी आइडेंटिटी इस रूप में है ID प्लस X माइनस M प्लस G दैट इज आइडेंटिकल टू S प्लस T। अब अगले स्टेप में मैं G को दाईं तरफ मैंने लिया हुआ है, यहाँ देख सकते हैं। लास्ट स्टेप में ID प्लस ब्रैकेट में X माइनस M, ये इक्वल है S प्लस T माइनस G। विद्यार्थियों, यहाँ जो समीकरण का जो बायां पक्ष है वह उत्पादन के उस भाग को बता रहा है जो उपभोक्ता को प्राप्त नहीं है, और जो दाहिना पक्ष है वह उपभोक्ता की उस आय को व्यक्त कर रहा है जो व्यय नहीं किया गया है। यानी S निजी बचतें हैं और T माइनस G सरकारी आधिक्य है। X माइनस M नेट एक्सपोर्ट है। ID घरेलू निवेश है। तो ये समीका बताती है कि खुली अर्थव्यवस्था में निजी निवेश, सरकारी व्यय तथा शुद्ध निर्यात का योग निजी बचत और सरकारी राजस्व के बराबर है। इसको देखिए आप समीका को कि खुली अर्थव्यवस्था में जो निजी निवेश, सरकारी व्यय और शुद्ध निर्यात, इन तीनों का योग जो निजी बचत है और सरकारी जो राजस्व है S प्लस T के बराबर है। तो इस प्रकार राष्ट्रीय आय समीकरणों के द्वारा राष्ट्रीय आय तथा उसके विभिन्न घटकों कंपोनेंट्स के बीच हम अंतर संबंधों को देख सकते हैं। तो विद्यार्थियों, यह
4 सेक्टर मॉडल की आइडेंटिटी है, समीक्षा है, जिसको आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। और मैं समझती हूँ राष्ट्रीय आय समीक्षाओं पर आधारित 2 वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से आपको यह जो टॉपिक है समझ में आ गया होगा। विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को ध्यान से सुने, दोनों वीडियोज को, और इन समीक्षाओं को लिखने का अभ्यास करें। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। इस वीडियो को बनाने के लिए मुख्यतः मैंने समष्टि आर्थिक विश्लेषण जी.सी. सिंघई एवं जे.पी. मिश्रा की पुस्तक का प्रयोग किया है, और उसके साथ साथ एम.सी. वैश्य की समष्टि अर्थशास्त्र और एम.एल. झिंगन की समष्टि अर्थशास्त्र, इनका भी मैंने उसमें उपयोग किया है। थैंक यू। अभी के लिए इतना ही पर्याप्त है।